वैल्यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 खाद्य मानक यानी फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद्य मानक या फीडिंग स्टैंडर्ड्स। इस फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पशु को जीवित रहने के लिए उसे आहार में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, आवश्यक पोषक तत्वों की, जो मैंने आपको पहले जो पोषक तत्व पढ़े थे उसमें बताया था कि भाई उसे अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पानी और विटामिन्स की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने जीवन के कुछ कार्य संपादित कर सके। जैसे कौन कौन से कार्य संपादित करें, जैसे मान लो शारीरिक वृद्धि, उसके शरीर का डेवलपमेंट हो सके और अपने शरीर को सामान्य रख सके, वो शरीर को नॉर्मल रख सके, उसकी वृद्धि कर सके, उत्पादन कर सके तथा उत्पादन बढ़ा सके। उत्पादन दूध का उत्पादन है, अंडों का है, वूल का है, ये उत्पादन कर सके और उनका उत्पादन वो बढ़ा सके। प्रजनन क्रिया सुचारू रूप से कर सके यानी नेक्स्ट अपने बच्चे पैदा कर सके वो। तो ये जो सारे काम है ये पशु या इंसान कब कर सकता है, जब उसको भोजन में या खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्व उसको मिल सके। आवश्यक ये आहार जो है सभी पशुओं में एक समान नहीं होता है। सभी पशुओं को आहार की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है। यहाँ तक कि एक ही नस्ल के पशुओं में भी अलग अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में आहार की आवश्यकता पड़ती है। एक ही नस्ल के पशुओं में कुछ पशु बड़े होते हैं, कुछ पशु छोटे होते हैं, तो आहार की आवश्यकता भी उनकी एक ही नस्ल होते हुए भी अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी फीडिंग स्टैंडर्ड्स जो है या खाद्य मानक है उनकी क्या परिभाषा है। यानी ये खाद्य मानक क्या है कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा कई वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की हुई मार्गदर्शिका है। ये मार्गदर्शी रूपी तालिकाएं हैं, टेबल्स हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की हुई मार्गदर्शिका तालिकाएं हैं ये, जिनके अनुसार पशुपालक पशुओं को शारीरिक वृद्धि, शरीर का भार बढ़ाने के लिए और दैनिक कार्य के लिए उत्पादन को बढ़ाने हेतु, जैसे ऊन है वगैरह, इनके उत्पादन बढ़ाने हेतु, प्रजनन कार्य को करने तो आवश्यकता अनुसार जो है उसको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ताकि उसको संतुलित आहार जो है आवश्यकता अनुसार दिया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या खोज करके और कुछ मार्गदर्शन के रूप में तालिकाएं बना रखी है कि भाई इस प्रकार के पशु जो इतने घंटे खेत में काम करता है उसको किस प्रकार का आहार चाहिए, जिसमें उसको सारी चीज़ें जो संतुलित आहार किस प्रकार का देना चाहिए। अब हम ये खाद्य मानक जो है ये हमें पता लग गया कि भाई ये पशुओं के लिए विभिन्न कई प्रकार के कई वैज्ञानिकों ने खोज करके और मार्गदर्शित तालिकाएं बनाई है। तालिका का मतलब है कि पशु की एक साइड में पशु के भार के आधार पर, पशु के काम के आधार पर, पशु की प्रजनन कार्य के लिए है या पशु ऊन उत्पादन के लिए, उसमें उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक मानक बना दिया कि भाई इस भार के पशु को इतना काम करता है, इसको इतना चारा देना चाहिए जिसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और पानी की आवश्यकता, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब खाद्य मानक या स्टैंडर्ड जो फीडिंग स्टैंडर्ड है उसको हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। उसका जो खाद्य मानक को हम कैसे बांट सकते हैं, एक तो ये है कि तुलनात्मक खाद्य मानक, जिसकी खाद्य मानक की तुलना करके। एक होता है पाचनशील पोषक तत्व, उसमें कौन से पाचनशील पोषक तत्व यानी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट टाइप। तीसरा उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उत्पादन खाद्य मानक यानी प्रोडक्टिव टाइप। तो एक हो गया कंपेरेटिव टाइप, एक हो गया डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट टाइप और एक हो गया प्रोडक्टिव टाइप। तो अब ये आपका पेज नंबर 82 पे
ये चार्ट दे रखा है, सारणी दे रखी है 7.8, जिसमें खाद्य मानक के प्रकार दिए हुए हैं। तो पहला तुलनात्मक खाद्य मानक है, उसमें क्या है, कंपेरेटिव, उनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके टेबल बनाई हुई उसको बोलते हैं। एक तो उसमें 1810 में, मतलब सन 1810 में थियर स्टैंडर्ड निकाला गया। ये कोई थियर वैज्ञानिक था जिसने थियर स्टैंडर्ड निकाला 1810 में। एक इस स्कैंडिनेवियन मानक, ये 1884 में दिया गया। दूसरा जो तरीका है वो है पाचनशील पोषक तत्वों के आधार पर। इसमें डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट टाइप बोलते हैं इसको। इसमें 1859 में ग्रोवेंस मानक दिया, ग्रोवेंस नाम वैज्ञानिक ने ग्रोवेंस मानक दिया। 1867 में कुहन्स मानक यानी कुहन वैज्ञानिक ने कुहन्स मानक दिया। 1864 में वोल्फ्स मानक दिया 1864 में। 1903 में हेकर्स मानक और 1912 में सेवाज मानक। ये सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये दिया। उत्पादन खाद्य मानक यानी प्रोडक्टिव टाइप में जो मानक दिए वो 1905 में फ्रेप्स मानक दिया। 1917 में कैलिनर्स मानक दिया। 1917 में ही आर्म्सवाइस मानक दिया और 1915 में मॉरिसन मानक। और 1943 में राष्ट्रीय अनुसंधान समिति NRC मानक और ARC ने दिया यूके में 1965 में ARC। और 1957 में भारतीय मानक यानी इंडियन मानक जो है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो दिया 1957 में। इस आधार पे उत्पादन खाद्य मानक के आधार पर। अब जो नेक्स्ट चार्ट है या सारणी है वो खाद्य मानकों का इतिहास है। ये आपको इतिहास भी याद करना पड़ेगा कि आपको पूछा जाएगा कि किस वर्ष में किस प्रकार के खाद्य मानक को और उसको किस संदर्भ में दिया गया। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हमें थियर खाद्य मानक है, थियर खाद्य मानक को 1810 में दिया गया, थियर खाद्य मानक, जिसमें क्या है, सूखी घास को पानी, एल्कोहल, हल्के क्षार में निचोड़ करके, यानी सूखी घास को पानी में, एल्कोहल में और हल्के क्षार से निचोड़ करके जो चूर्ण तत्व बचे, उसके बाद निचोड़ने बाद जो चूर्ण तत्व बचे उसको थियर नाम वैज्ञानिक ने बुनियादी हे मूल्य यानी बेसिक हे वैल्यू की संज्ञा दी। उसको क्या दिया, बेसिक हे वैल्यू की संज्ञा दी। इसने कहा इनका मानक बराबर है, उसने क्या बताया, ये बताया कि इस मानक के बराबर है 100 LB चारागाह की सूखी घास। चारागाह की सूखी घास को 100 LB 100 पौंड और उसके बराबर है 91 LBS सूखी बरसीम। यानी ये तुलनात्मक मानक है। तुलनात्मक मानक का मतलब है कि सूखी घास जो है वो 100 LB, चारागाह की सूखी घास 100 पौंड, उसकी जो वैल्यू है जो न्यूट्रिएंट की, उतनी वैल्यू 91 पाउंड के सूखे बरसीम में है। और जितनी वैल्यू 91 पाउंड की सूखी बरसीम में है उतनी 200 पाउंड के आलू में पाई जाती है। तो ये तुलनात्मक विवरण खोज करके उन्होंने ये स्टैंडर्ड दिया, थियर खाद्य मानक। फिर गाउवेंस मानक दिया 1859 में। उसने क्या बताया कि 1000 पौंड शारीरिक भार वाली गाय को क्या चाहिए, मतलब उस स्टैंडर्ड है ये कि एक गाय जिसका वेट 1000 LBS है यानी 1000 पौंड उसका भार है, तो उसको क्या चाहिए, उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए, उसको 28.7 LB 28.7 पौंड उसको ड्राई मैटर चाहिए सूखा। और उसको क्रूड प्रोटीन, कच्चा प्रोटीन जो है वो 2.67 LB चाहिए। और उसको क्रूड फाइबर, जो फाइबर वो चाहिए उसको 0.86 LBS। और क्रूड फेट उसको चाहिए 14.55 LBS। यानी 1000, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि गाउवेंस मानक के अनुसार
1000 LBS पौंड की या 1000 पौंड की गाय को ड्राई मैटर, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर और क्रूड फैट कितना कितना चाहिए, तो ये इतना चाहिए, इसको आपको याद रखना। तीसरा मानक है वुल्फ खाद्य मानक। वुल्फ खाद्य मानक ये 1964 में दिया। उसने ये कहा कि 1000 LBS शारीरिक भार वाली गाय को ड्राई मैटर 24.5 LBS चाहिए और डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन चाहिए 2.5 LBS और डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर चाहिए उसको 0.4 LBS और कार्बोहाइड्रेट फैट ये चाहिए 12.5 LBS, यानी ये क्रूड फैट है, क्रूड फैट उसको इतना चाहिए। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं कि भाई वोल्फ के अनुसार 1000 LBS वाली गाय को क्या चाहिए और गाउवेंस के अनुसार 1000 पौंड वाली गाय को क्या क्या चाहिए। एक है कुहन्स खाद्य मानक। कुहन्स खाद्य मानक 1867 में दिया। उसने कहा कि विभिन्न आवश्यकताओं, उसने क्या बताया कि विभिन्न आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह, कार्य करना तथा उत्पादन के आधार पर अलग अलग चारे की मात्रा निश्चित होती है। उसने ये बताया कि अगर पशु जो है किस प्रकार का काम करता है उसके अनुसार ही उसके चारे की मात्रा निश्चित होगी। कैसे, अगर मान लो जीवन निर्वाह के लिए पशु कोई काम नहीं करता, सिर्फ जिंदा रहना है, तो उसके लिए चारे की आवश्यकता अलग होगी। अगर वो काम करता है खेत में या गड्ढे में जोड़ते हो तो उसको अलग चाहिए। और अगर वो प्रोडक्शन का काम करता है, उत्पादन का काम करता है, दूध देती है गाय वगैरह, तो उसको अलग चाहिए। तो ये इसकी थ्योरी है, कुहन्स खाद्य मानक की थ्योरी। एक स्केडियोवियन खाद्य मानक। स्केडियोवियन खाद्य मानक क्या है, 1884 में दिया। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, इस वैज्ञानिक ने 1 पौंड जौ को और मक्का को इकाई माना। इसने 1 पौंड जौ को या मक्का को इकाई माना। उसके अनुसार एक खाद्य इकाई का मतलब है 150 LBS शारीरिक भार की गाय को इसने एक इकाई मानी या स्टैंडर्ड माना कि एक 150 LBS पौंड यानी 150 पौंड की शारीरिक भार वाली गाय को 3 LBS दूध देने वाली गाय, यानी वो गाय जो है 3 पौंड दूध भी देती है तो उसको अतिरिक्त इकाई देनी चाहिए। उसने ये कहा कि अगर भार उसका 150 पौंड है और अगर वो 3 पौंड दूध भी देती है तो उसको अतिरिक्त चारे की आवश्यकता होगी। अर्थात उसने ये कहा कि 100 पौंड की गाय को, एक गाय जिसका वेट 100 पौंड है, उसको क्रूड प्रोटीन 0.065 LBS क्रूड प्रोटीन ये तो चाहिए शारीरिक भार के अनुसार, लेकिन उसको दूध के लिए भी चाहिए क्रूड प्रोटीन 0.05 LBS प्रति पौंड दूध उत्पादन के लिए। उसको प्रति पौंड दूध उत्पादन के लिए भी इतना क्रूड प्रोटीन चाहिए। ये एक अच्छा मानक होने के कारण कई देशों में आज भी प्रचलित है। यानी इस मानक के अनुसार पशु के बॉडी वेट में क्रूड प्रोटीन देते हैं, उसके साथ साथ उसके दूध पे भी उसको क्रूड प्रोटीन देते हैं। उसका एक मानक, एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। अब वुल्फ और लेमैन खाद्य मानक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने इकट्ठा एक खाद्य मानक दिया 1897 में। उसने क्या दिया इन दोनों ने कि 1000 LBS शारीरिक भार की गाय को जीवन निर्वाह के लिए, यानी अगर उस गाय का वेट 1000 LBS या 1000 पौंड है तो उसको जिंदा रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए DM ड्राई मैटर चाहिए 18 LB पौंड, LB मतलब पौंड है, और डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन चाहिए उसको 0.7 LB, और उसको क्रूड फाइबर चाहिए 0.1 LB, क्रूड कार्बोहाइड्रेट उसको चाहिए 8 LB, मतलब कच्चा कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको 8 LB चाहिए। अगर मान लो वो साथ में 22 LB प्रतिदिन दूध देती है, 22 पौंड अगर दूध भी वो प्रतिदिन देती है, तो उसको इस जो ऊपर आपने जो ड्राई मैटर और क्रूड प्रोटीन दे रखा है उसके अलावा उसको ड्राई मैटर 29 LB, क्रूड प्रोटीन 1.6 LB, क्रूड फाइबर 0.3 LB, क्रूड कार्बोहाइड्रेट 10 LB, ये इसको अतिरिक्त चाहिए। तो ये एक वुल्फ लेमैन का मानक है। तो आपको ये मानक जो है किस साल में दिया और उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, ये याद रखना है। अब हेकर्स खाद्य मानक, नेक्स्ट जो मानक है वो है हेकर्स नाम के वैज्ञानिक ने ये
मानक दिया था या स्टैंडर्ड दिया था कि भाई ये 1903 में दिया। उसने बताया कि एक 900 LBS शारीरिक भार की गाय, यानी ये गाय जिसका शारीरिक भार 900 पौंड है, तो उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना चाहिए? उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन चाहिए 0.63 LB, उसको फैट चाहिए 0.09 LBS, और डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट चाहिए 6.3 LB, और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट मतलब टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट उसको चाहिए 7.132 फॉर मेंटेनेंस। ये उसको शारीरिक मतलब शरीर के निर्वाह के लिए चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। अब उसको दूध के लिए क्या है कि अगर 4% वसा का दूध उत्पादन कर रही है वो, यानी उसके दूध में अगर फैट 4% है, तो उसको जो पहले बताया था जीव निर्वाह के लिए, उसके अलावा उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन चाहिए 0.054 LB, और डाइजेस्टिव फेट उसको चाहिए 0.021 LB, और डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट चाहिए 0.254 LB, और TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट वो चाहिए 0.341 LB। तो ये जितनी भी ये जो चार्ट है ना, सारणी है, ये स्टैंडर्ड है, दिए हुए मानक दिए हुए हैं। तो आपको ये इसका नाम जो मानक का नाम, उसी में साइंटिस्ट का नाम छुपा हुआ है। जैसे किल्नर खाद्य पदार्थ है तो ये किल्नर ने दिया था, सेवाज खाद्य मानक है तो सेवाज नाम वैज्ञानिक ने दिया, मोरिसन खाद्य मानक मोरिसन ने दिया, आरम्सपे खाद्य मानक आरम्सपे वैज्ञानिक ने दिया, और NRC ये USA का है, और भारतीय खाद्य मानक ये भारत का ICAR ने दिया। इसके अंदर ये जो जितने भी इसके आगे दे रखे हैं वो इसके मानक है, वही आपको अपनी बुक के पेज नंबर 83-84 पर दिया हुआ है, वो आपको याद करना है। इधर आपके जो ये शॉर्ट में नाम है, इनका आगे पेज नंबर 85 पे इनका फुल फॉर्म दी हुई है। यानी DM का मतलब है डाइजेस्टिव ड्राई मैटर यानी शुष्क पदार्थ, और CP का मतलब है क्रूड प्रोटीन यानी कच्चा प्रोटीन। ऐसे ही DCP का मतलब है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन यानी पाचक कच्चा प्रोटीन, और TDN का मतलब है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट यानी वो न्यूट्रिएंट टोटल जो डाइजेस्ट होते हैं, और DTP का मतलब है डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन यानी जो प्रोटीन जो डाइजेस्टिबल होती है वो ट्रू प्रोटीन, पाच्य यथार्थ प्रोटीन। AP का मतलब है अवेलेबल प्रोटीन, जो प्रोटीन उपलब्ध है उसका मतलब है, और SC का मतलब है स्टार्च इक्विवेलेंट स्टार्च तुल्यांक, और DE का मतलब डाइजेस्टिबल एनर्जी यानी जो एनर्जी डाइजेशन में काम में आती है वो एनर्जी डाइजेस्टिबल, और ME का मतलब है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी यानी मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी कर सकते हो वो है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। NE का मतलब है नेट एनर्जी यानी कुल ऊर्जा, नेट प्राप्य ऊर्जा, जो ऊर्जा इनके अलावा प्राप्त होती है काम करने के लिए या जिंदा रहने के लिए या उत्पादन के लिए, वो है नेट एनर्जी। नेट एनर्जी का मतलब उसमें ये सारी एनर्जी जो है वो जो प्रोड्यूस होती है वो है नेट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि खाद्य मानक के लाभ क्या है। जो खाद्य मानक है ये क्यों बनाया, खाद्य मानक ये स्टैंडर्ड जो है ये क्यों दिया गया? ये पशु को आहार उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। खाद्य मानक होगा तो हम उसी के अनुसार पशु का मतलब आहार कैलकुलेट कर पाएंगे। ये क्या है कि एक्चुअली साइंटिस्टों ने प्रयोग करके इस स्टैंडर्ड को बनाया, और इसी स्टैंडर्ड के आधार पर जो पशुपालक है उसको मार्गदर्शन मिलता है, आहार बनाने में मार्गदर्शन मिलता है। ये वास्तव में क्या होता है कि पशु को नित्य काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए कितना आहार देना है, पशु को स्वस्थ रहने में कितना आहार देना होगा आदि में मदद मिलती है। यानी पशु को जीव निर्वाह के लिए कितना आहार देना चाहिए, पशु को उत्पादन के लिए कितना देना चाहिए। अगर मान लो वो प्रोडक्शन कर रहा है या वो जन्म क्रिया कर रहा है, रिप्रोडक्शन के काम कर रहा है, तो कितना चाहिए, इससे पता चलता है। ये किसी भी आहार का प्रयोग करने के लिए एक प्रारूप तय करने में पथ प्रदर्शक का काम करता है। अगर हमें कोई मान लो आहार पे कोई प्रयोग करना है, आहार के लिए प्रयोग करना है, तो उसमें ये उसका प्रारूप तय करने में पथ प्रदर्शक का मार्गदर्शन का काम करता है।
इसके आधार पर हम जो झुंड है ना, हमारा हर्ड है, यानी 100 गायों का झुंड है ऐसा, उसकी आवश्यकता का अनुमान लगा सकते हैं। आहार की कितनी आवश्यकता है। झुंड की जो गायें हैं या झुंड में भेड़ें हैं, झुंड में बकरियां हैं, झुंड में घोड़े हैं, वो झुंड में पूरे झुंड को आहार की आवश्यकता कितनी होगी वो हम इस मानक से तय कर सकते हैं। इसके आधार पर इनके आधार क्षेत्र में यानी उपलब्ध कच्चे प्रोटीन, शुष्क पदार्थ, पोषक तत्वों के आधार पर आवश्यकता अनुसार आहार को मॉडिफाइड कर सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड में पता लगा, फीडिंग स्टैंडर्ड में कि इसको कच्चा प्रोटीन इतना चाहिए, इसको ड्राई मीट इतना चाहिए, इसको गुड फाइबर इतना चाहिए, तो हम उस मानक के आधार पर आहार को रूपांतरित कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। भाई इसमें क्रूड प्रोटीन ज़्यादा तो वो ज़्यादा ले लिया, इसमें कम है तो वो ज़्यादा ले लिया, इसमें इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ फीडिंग स्टैंडर्ड, यानी खाद्य मानक है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या है, यानी कई कारणों से कोई भी खाद्य मानक अभी तक पूर्ण नहीं है, यानी ये हम कह सकते हैं कि खाद्य मानकों का एक दोष है, यानी जितने स्टैंडर्ड बनाए फीडिंग स्टैंडर्ड वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए सभी खाद्य मानकों में एक दोष पाया जाता है। जितने भी इसकी सीमाओं के आधार पर हम ये स्टडी कर सकते हैं कि भाई प्रत्येक वर्ग के पशुओं में, एक वर्ग है पशुओं को, मान लो कोई राठी गाय है, मान लो राठी गाय हैं, साहिवाल गाय हैं, अब उनको भी अगर आप मानक निर्धारित करो तो उसको मानक को जो है मौसम के अनुसार भी करना पड़ेगा। सर्दी में उसको अलग चाहिए, मतलब उसका रिक्वायरमेंट अलग है, बरसात में अलग है, सूखे मौसम अलग है, क्लाइमेट के आधार पर, तो इसकी आवश्यकता मौसम के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है। देख खाद्य मानक जो है वो हर स्थितियों में एक समान नहीं होता है, यानी आप सोच सकते हो क्या बरसात में जो पशु को खाना चाहिए वो सर्दियों में चल सकता है? नहीं, उसका स्टैंडर्ड अलग होगा, गर्मियों में उसका स्टैंडर्ड अलग होगा, इसलिए इसमें भिन्नता पाई जाएगी। भिन्न भिन्न स्थानों पर खाद्यों की पौष्टिक मूल्य भी एक समान नहीं हो सकते। जैसे मान लो आप गंगानगर में जो सरसों हो रही है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग है, और जो सूखे एरिया में होती है, कहीं मान लो नागौर में होती है, या उनके स्टैंडर्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग है। तो भूमि में भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता समान नहीं होती। किसी भूमि में खाद्य पदार्थों की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम होती है। सभी खाद्य पदार्थों को केमिकल कंपोजिशन या जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू, या उनके एमिनो अम्ल का संगठन, या उपलब्ध लवण या विटामिन, ये भी सभी प्रकार के 4 खाद्य पदार्थों में एक जैसा नहीं होता है। पशु की वास्तविक पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है ये भी पता नहीं होता है। खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, आर्थिक कारक, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता और उसके आर्थिक कारक, उसकी कीमत, ये भी खाद्य मानकों पर असर डालती है। आनुवंशिकी सघन भी खाद्य मानकों, आनुवंशिकी का मतलब ये है कि कुछ पशुओं के आनुवंशिक गुण इस प्रकार के होते हैं कि वो उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा चाहिए। कुछ को आनुवंशिक में देखा ना आपने, कुछ लोग हट्टे तकड़े होते हैं, कुछ कमज़ोर या छोटे हाइट के होते हैं, तो उनके खाद्य मानक भी अलग अलग होंगे। ये आनुवंशिकी सघन का मतलब है। खाद्य मानक अभी भी कोई संपूर्ण मार्ग प्रदर्शक नहीं है, अभी इन पर अनुसंधान की आवश्यकता है। यानी खाद्य मानक अभी तक अपने आप में कोई भी खाद्य मानक पूर्ण नहीं है, क्योंकि इन पे और भी आविष्कार करने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की पैलेटेबिलिटी यानी रुचि, खाने में पशु किस प्रकार की रुचि लेता है, और उसका फिजिकल नेचर, भोजन का फिजिकल नेचर क्या है, उस पर भी पोषण और पोषकता का असर पड़ता है। उस पर भी पोषण और पोषकता का असर पड़ता है। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा जो है मिलती है, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा, उसमें जो ऊर्जा मिलती है उसका भी कोई विशेष मापदंड नहीं होने से खाद्य मानकों का सही आकलन नहीं हो पाता है। तो ये क्या है
कि इसकी खाद्य मानकों की सीमाएं हैं, यानी कोई भी खाद्य मानक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये सारा लेक्चर जो आज का था ये खाद्य मानक या फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में था। तो आपको इसमें जो मेन चीज़ याद करने वाली है वो एक तो आपको ये शॉर्ट में शब्दावली दी हुई है, डीएम और सीपी डीसीपी याद करना है, प्लस जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस सन में कौन सा स्टैंडर्ड दिया और उसमें उन्होंने क्या दिया, कितने पाउंड बॉडी वेट पे, कितना फैट परसेंटेज पे क्या है, ये भी आपको याद करना है। और इस खाद्य मानक का वर्गीकरण भी आपको याद करना है, 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। धन्यवाद।